ये है महिमा जी। महिमा जी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, विमेन एम्पावरमेंट और रूरल एजुकेशन के क्षेत्रों में काम कर रही हैं। महिमा जी हमें एक हियरिंग इम्पेयर्ड के स्कूल में ले गईं। हमने उनसे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची। मैं महिमा मेहरा हूँ। फ़िलहाल मैं पूना में रह रही हूँ और अभी एक लाइफ के सेकंड स्टेज में काफ़ी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ। मेरी शुरुआत सोशल वर्क की शुरू हुई एज अ टीचर बेसिकली, और उसके बाद हम जुड़े स्पेक्ट्रम से, जो जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ग्रूमिंग दी। एक दैट इज़ अ लेडीज़ स्टडी ग्रुप जो पूना में 31 ईयर्स से चल रही है, और उन्हीं के थ्रू मैं जुड़ी अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट से, जो एक डिफरेंटली एबल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि स्पेक्ट्रम में एक एनजीओ विंग एक अलग था और एक स्टडी ग्रुप का इवेंट्स और डिफरेंट डिबेट्स और लोगों को इनवाइट करके लर्निंग एबिलिटीज़ एनहांस करने का एक सेक्शन अलग था। तो उनसे हम अलग अलग संस्थाओं से जुड़ते गए। आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन। दैट वाज माय स्टेपिंग स्टोन। ये वो बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते। इन बच्चों की कम्युनिकेशन की भाषा साइन लैंग्वेज है। चेहरे के हाव भाव, उंगलियों और हाथों के मूवमेंट से ये सभी कुछ बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, बिल्कुल आम बच्चों की तरह। इस स्कूल के बारे में प्रशांत जी ने हमें बताया। नमस्ते प्रशांत जी। नमस्ते। हम आज अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट में हैं, जो पुणे में एक संस्था है विच इज़ फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो प्रशांत जी यहाँ बहुत बहुत सालों से जुड़े हुए हैं इस संस्था से। तो प्रशांत जी थोड़ा बताइए कि ये संस्था से आप ये संस्था के बारे में पहले थोड़ा बता दीजिए। यस मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैं मेरा नाम बोलना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत उत्तमराव घाटके है। मेरा एजुकेशन जो है वो एमए स्पेशल एजुकेशन, एमए होने के बाद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन में मैंने पूरा किया है। उसके बाद मैंने एमएड भी स्पेशल एजुकेशन में पूरा किया है। तो अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका निर्माण 1977 में डॉक्टर एस भूतड़ा इन्होंने किया है। अयोध्या ट्रस्ट का निर्माण करने का हेतु ये था, समाज में जो दीन दलित गौर गरीब और डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको हेल्प करना है, उनको ट्रीटमेंट देना है और उनको रिहेबिलिटेशन करना। ये एम से अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया गया। जैसे हर एक गांव में थोड़ा एडवर्टाइजिंग किया जाता था कि जिनको सुनाई देने में दिक्कत है, जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको दिखाई देने में दिक्कत है, तो वो कैंप में आए और इनका लाभ उठाए। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, शुरू में जैसे सीनियर सिटीजन कैंप में आते थे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे भी कैंप में आने लगे। तो हमारे सर जो डॉक्टर एस भूतड़ा ने उनके पेरेंट्स को पूछा, जो छोटे बच्चे थे, कि कौन से स्कूल में जाता है, कौन से क्लास में एजुकेशन लेता है। तब ऐसा पता चला कि सामने ऐसा दिखाई दिया कि इनके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि ऐसे बच्चे भी अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सब बच्चे एजुकेशन में नहीं थे, एजुकेशन से बाहर थे। तब सर ने सोचा क्यों नहीं हम ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण करें। इस पर्पज से 2000 में 22 जुलाई 2000 में अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट रेसिडेंशियल स्कूल फॉर डेफ एंड रिसर्च सेंटर का शुरुआत हुआ। यानी अपने स्कूल की शुरुआत हुई। 4 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ। पहले ही साल 38 बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया। तो हर साल 10-15 बच्चे बढ़ते गए स्कूल में। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 2 ही रूल्स थे। जो बच्चे का हेयरिंग लॉस अबव 60% होना चाहिए था, और बच्चे का एज जो है वो 18 साल से कम होना चाहिए। ये बस 2 ही रूल्स थे। बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देकर उनको हॉस्टल में फैसिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री में हेयरिंग एड सब देकर इनको स्पेशल एजुकेशन देना शुरू हुआ। तो ये जो बच्चे आप लोग रिहेबिलिटेट करते हो, तो ऐसे कोई आपके मन में कोई एग्जाम्पल आता है कि जो बहुत आगे बढ़ गया ये सपोर्ट की वजह से, सही टाइम पे सही सपोर्ट मिला, सही एजुकेशन मिली,
तो उसके आगे फिर 2-3 के बारे में आप अच्छा बता सकते हो शॉर्ट में? बिल्कुल मैम, सबसे पहले थोड़ा मैं ब्रीफ में हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जब पेरेंट्स मेरे पास बच्चों को एडमिशन देने के लिए लेकर आते बच्चों को, तो थोड़ा डिस्टर्ब रहते पेरेंट्स। पेरेंट्स को ऐसा लगता है मन में, कोई महीने मेरे पाप हो गए, इसीलिए भगवान ने ऐसा बच्चा मुझे दिया है, या मेरी कुछ गलती हुई होगी इसलिए मुझे ऐसा बच्चा मिला है। अभी वो ट्रेस में रहते थे पहले, शुरू में ट्रेस में। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऊपर बोझ है, ये बोझ है। लेकिन जब एडमिशन बच्चे का लेता है, बच्चा एजुकेशन लेकर खुद जॉब करने लगता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे आकर बताया कि सर, जब मैं तुम्हारे पास एडमिशन देने के लिए बच्चे को लेकर आया था, तब मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे ऊपर बोझ है, लेकिन अब वो वही मेरा सहारा बन गया, मेरा पूरा फैमिली का सहारा बन गया। आज पूरे फैमिली का खर्चा जो है यही बेटा मेरा उठाता है, ऐसा गर्व से कहते हैं मैम। और अपने स्कूल से बहुत सारे जितने भी बच्चे एक स्टूडेंट है, अभी अच्छी तरह से वो सेटल हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे का शादी भी करते समय पेरेंट्स मुझसे सजेशन लेते हैं, मुझे भी बुलाया जाता है, बच्चे और पेरेंट्स बुलाते हैं। और सब बच्चे, कई बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, कई बच्चे आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं मैम, कई बच्चे गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे हैं अपने स्कूल से। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। मेरा नाम है मुसड़े बाबू वेंकटी। मैं 19 ईयर से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयर, और दिन में 10 बजे से 4 बजे तक बच्चों में रहते हैं। एक्टिविटी अलग अलग होती है, स्पोर्ट अलग होता है, स्पीच का क्लास होता है। और इनके टेस्ट कैसे होते हैं? टेस्ट नॉर्मल, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला दिवाली तक एक टेस्ट रहती है, और बाद में दिवाली में फर्स्ट एग्ज़ाम होती है, और बाद में जनवरी में सेकंड टेस्ट होती है, और अप्रैल में सेकंड एग्ज़ाम होती है, फाइनल एग्ज़ाम होती तो जो है। ये किताबें हैं इनकी, हाँ, और स्टेट स्कूल की जो बुक्स हैं, ओके। वो सेम है या इनके लिए मैडम, अलग सिलेबस है? छोटे क्लास है 4, पहली पहली, पहली दूसरी, पहली तीसरी और पहली चौथी को गवर्नमेंट ने बना के दिया है इनके लिए एक बुक्स, स्टेट गवर्नमेंट ने, उसमें से ही निकाल के उनको पढ़ाना पड़ता है। पोएम है, स्टोरीज है, सब कुछ उसमें दिया। और फर्स्ट स्टैंडर्ड से आगे तक तो रेगुलर सिलेबस है, जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं वही सिलेबस है। अच्छा, वही सिलेबस, वही सिलेबस है। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा गोसरानी। मैं स्कूल में 22 साल से पढ़ा रही हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है MA B.Ed। मैडम, आपने बताया कि आपका क्वालिफिकेशन MA B.Ed है, तो जब आपने B.Ed किया होगा तब आपने सोचा था कि मैं स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगी, या आपने सोचा था नॉर्मल टीचर बनूंगी? नहीं, अब मैंने अभी B.Ed बताया, लेकिन मेरा D.Ed भी हुआ है। अच्छा। पहले तो मैं SP कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा स्पोर्ट्स का था। तो स्पोर्ट्स में मैं नेशनल प्लेयर हूँ, तो मेरा पूरा उसमें ही करियर होने वाला था आगे, रेलवे या पुलिस में मैं जॉब करती। लेकिन क्या होता था, मैं SP कॉलेज के पीछे जो ग्राउंड है उधर मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी। तो ये बच्चे हमारा प्रैक्टिस देखने आते थे, कंपटीशन देखने आते थे, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आती थी। तो ये बच्चे वो बात कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे इनसे मैं बात कैसे करूं? मनीषा जी ने प्रयास करके अपने परिवार के लोगों को मना लिया और वो इस क्षेत्र में आ गई। मेरा नाम दीपिका अनिल आरू। मेरा MA B.Ed हो चुका है। मैं 20 साल से इनको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरी मम्मी यहाँ पे काम करती थी, तो मुझे तो नॉर्मल हियरिंग बच्चों की टीचर बनना था। हाँ। लेकिन मेरी मम्मी ने यहाँ पे मेरा एडमिशन कर दिया D.Ed के लिए, तो मुझे आना पड़ा। तो मैंने D.Ed भी कर लिया और बाद में B.Ed भी कर लिया। तो यहाँ पे आप उनको स्किल डेवलपमेंट भी कुछ करवाते हैं, मतलब कुछ स्पेशल अलग अलग स्किल्स का है डेवलपमेंट का प्रोग्राम इधर, या नॉर्मल रूटीन का टीचिंग है? नॉर्मल रूटीन का ही है, टीचिंग है। लेकिन जो सिखाते हैं वो नॉर्मल बच्चों
के जैसा ही होता है, सिर्फ तरीका अलग होता है। हाँ। इनको साइन में सिखाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ना कुछ मतलब मैं कहूँगी, आप बताना कि अगर वो बच्चा क्लास में कैसे इस चीज को लेकर रिएक्ट करेगा। तुमने मेरी नोटबुक क्यों ली? किससे पूछ के ली? आगे से नहीं लेना। सॉरी, मैं क्लास में गई, मतलब मैं टीचर हूँ, मैंने बच्चों को बोला गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सिट डाउन, थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हो। हेलो मैम। हेलो। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम प्रतिभा प्रमोद चौहान है। मैंने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का डीएड किया है और मैं इधर 20-21 साल से हूँ। 20-21 साल से आप यही स्कूल में पढ़ते हैं। और मैडम आप? हेलो, मेरा नाम सीमा चिंतामणि तर्क है। मैं बीए बीएड हूँ और यहाँ से 15 साल से पढ़ा रही हूँ। 7th स्टैंडर्ड में सिखा रही हूँ और यहाँ का जैसे मेरा बीएड हुआ है यहीं से मैं जॉब करने स्टार्ट किया। मतलब आपको शुरू से यही बच्चों को पढ़ाने का इच्छा था या डेस्टिनी आपको यहाँ ले आई? डेस्टिनी मुझे लेना पड़ा क्योंकि मैं टीचर ही होना चाहती थी। इसलिए मुझे वो नॉर्मल का एडमिशन थोड़ा बहुत कट ऑफ हो रहा था, तो मैंने क्या किया, फिर इधर का एक मेरी सहेली थी, उसने बीएड किया था, तो बोले कि ये बीएड कर कर आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकती हैं। इसलिए मैं यहाँ पर शुरू हो गई और इतना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे बच्चे भी सीख पाते हैं और मुझे भी उस ज़माने में पता नहीं था कि ऐसे भी बच्चे होंगे। तो आपको कोई यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि मैं क्यों आ गई इधर, या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि नॉर्मल बच्चों को भी इतना जो दिखाई नहीं देता, वो इन बच्चों को टीचर लोग देखते हैं। ये मैंने मेरे बीएड के टाइम में सीखा तो भी मुझे रियलाइज़ होगा कि नॉर्मल बच्चों और इन बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होगा आगे जाकर। मुझे एक उत्सुकता है जानने की कि जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप उसको वैसे साइन लैंग्वेज में मुझे बता रहे हो, बट इफ आई स्पीक इन इंग्लिश देन विल द साइन लैंग्वेज बी सेम और विल इट बी डिफरेंट? डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर स्कूल का हर इंडिया में साइन लैंग्वेज अलग है, अमेरिका साइन लैंग्वेज अलग है, यूनाइटेड वेस्टर्न का साइन लैंग्वेज अलग है। तो इंग्लिश का जो हमारे यहाँ पर होता है, जैसे आप इंग्लिश मेरे से बात करेंगे तो मेरे स्कूल में जो साइन लैंग्वेज यूज हो रहा है उससे मैं बात करूँगी। अच्छा, ये तो आपने इंटरनेशनली मतलब हर जगह का अलग है। लेकिन मैं महाराष्ट्र में हूँ और अब मैं जा रही हूँ नॉर्थ में घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो मुझे यहाँ मैं साइन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। उधर जब मैं गई तो किस्मत से ऐसा हुआ कि एक और मुझे डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति मिले जो भी बात नहीं कर पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम दोनों ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे या थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है? नहीं, कर सकते हैं। जैसे आप अभी इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं मराठी लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ स्कूल में, मैं हिंदी में भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, तो वो बच्चों का साइन थोड़ा थोड़ा सेम आता है। और जैसे साइन के ऊपर सभी नहीं होता है, वो लिख कर भी बता सकते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं कि अलग अलग है ये लैंग्वेज का, हमारा जैसा अलग अलग ये है, उनका भी साइन का अलग अलग है। थोड़ा बहुत साइन सेम आता है। जैसे इंडिया में सब तो सिग्नल एक ही है ना, रेड ग्रीन, वो तो कहीं अलग नहीं है। थोड़ा थोड़ा साइन सबका अलग हो जाता है और सब बच्चे अपने अपना कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। जैसे मेरे स्कूल से बच्चे 3rd स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड दूसरे स्कूल में गए, तो आप बताएंगे वहाँ पर वो कैसे कम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं, और वो होना चाहिए। करेक्ट, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने विश्व में उनको दबा कर नहीं रख सकते। हमारा बच्चा भी नॉर्मल हो तो उसको नहीं, बाहर जाना है ना तुमको, बिल्कुल तो करना चाहिए, पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप वो सीख पाते हैं। मतलब उनको आप तैयार कर देते हो दुनिया को फेस करने के लिए। यही तो है। स्कूल में सिर्फ स्कूल में पढ़ाना नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, समाज सेवा है ये एक प्रकार की। वो लोग जो किसी को छोटा या कम सोचते हैं, उनमें खुद में कमियां होती हैं जो वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं। ईश्वर अक्सर
कम और छोटा समझे जाने वाले लोगों में से ही कुछ लोगों को चुनता है जो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं।